दाहिना हाथ उसकी बैंगनी लौ से जल गया, जिससे उस तरफ के सारे कपड़े तुरंत जल गए और एक साइबरनेटिक हाथ प्रकट हो गया। यह साइबरनेटिक भुजा धातु से बनी थी, जिसने लौ को जलने से रोक दिया। हालांकि सतह पर मौजूद धातु भी पिघल रही थी। कुणाल ने अपनी भुजा हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ अकड़न का सामना करना पड़ा। ईशान का पता हुआ गड्ढे से उठा। कुमा के आखिरी वार का असर इतना जोरदार था कि उसे जोर का चक्कर आने लगा। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां उसे दर्द न हो। हालांकि इसके बावजूद ईशान मजबूत रहा और कुणाल का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। चाहे मास्टर कोशिरो हो या मास्टर राजीव, दोनों ने ही उन्हें बताया है कि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लड़ने का इरादा। जब लड़ने का इरादा ऊंचा होता है, तभी लोग अपनी क्षमता को लगातार उत्तेजित कर सकते हैं। इसलिए उस क्षण भी जब भयानक शक्ति वाले शिचिबुकाई कुणाल का सामना करना पड़ रहा था, ईशान पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह अपनी सीमाएं भी जानना चाहता था। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए ईशान ने अपने दाहिने हाथ में यमातो को पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से उसने अचानक जमीन पर एक बैंगनी लौ फेंक दी। 108 शिकी यमी 12 डार्क हुक। यह ज्वाला जमीन पर सरकती हुई कुणाल की ओर तेजी से बढ़ रही थी और रास्ते में पड़ने वाली सारी घास को जला रही थी। कुणाल इस बैंगनी ज्वाला की शक्ति का अनुभव कर चुका था, इसलिए उसने लापरवाही बरतने और इस अग्नि के उसके पास आने का इंतजार करने की हिम्मत नहीं की। तभी उसका दाहिना हाथ जोर से नीचे गिरा। हवा का झोंका बहुत दबाव के साथ नीचे की ओर गिरा, जिससे ईयान की लौ सीधे बिखर गई तथा जमीन पर पंजे के आकार का एक गहरा गड्ढा बन गया। वह बचने के लिए उछला भी नहीं। ईशान कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन यह काम नहीं आया, इसलिए उसे दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। आगे बढ़ते हुए ईशान जानता था कि वह कुणाल से केवल नजदीकी मुकाबले में ही मुकाबला कर सकता है। हालांकि कुणाल अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक से तुरंत आगे बढ़ सकता था, लेकिन ईयान का निशाना बहुत तेज गति वाला नहीं था, बल्कि बहुत धीमा था। ईशान लगातार 100 शिकी ओनियाकी का इस्तेमाल कर पाया क्योंकि कुणाल उसके बहुत करीब टेलीपोर्ट हो गया था। यह उसके विशाल आकार का नुकसान होना चाहिए। जब तक वह उसके करीब रहेगा, उसे चोट पहुंचाने का मौका मिलता रहेगा। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए जब उसने ईशान को आते देखा, तो उसने प्रेशर कैनन का इस्तेमाल ईशान पर नहीं किया। जब ईशान उसके पास पहुंचा और तलवार से उसका पैर काटने ही वाला था, तभी वह झट से ईशान के पीछे गया और अपना बड़ा सा हाथ उठाकर ईशान को ऊपर से ढक दिया। हालांकि ईशान मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था और उसने अचानक लहर की दिशा बदलकर ऊपर की ओर एक उड़ता हुआ वार किया। तलवार की आभा कुमा की हथेली से टकराई, जो उसके पंजे से दूर हट गई और कुमा का हमला भी रुक गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए ईशान ने तुरंत अपनी अगली चाल शुरू की। एक कदम आगे बढ़कर कुणाल की तरफ फिर से वार किया। कुणाल की हथेली की मारक क्षमता से बाहर निकलते हुए उसने फिर से उसके पैरों पर वार किया। तानाशाह कुणाल एक बहुत लंबा और विशालकाय आदमी था, लेकिन ईशान खुद छोटा, होशियार और लचीला था। आखिरकार यह हमला कामयाब रहा। वार से बचने के लिए कुणाल ने वहीं कूदकर अपनी जगह पर ही छलांग लगा दी। ईशान इसी मौके का इंतजार कर रहा था। सोरिएगेटन यह यासुओ का अंतिम नाम था, जिसका नाम लास्ट ब्रेथ था। जब वह अपने अंतिम का उपयोग करता है तो वह सोरिएगेटोन का उच्चारण करता है, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है: भोर बनी हुई है, बटा भोर की ओर बढ़ना। ईयान का रूप तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और हवा में कुणाल के पास प्रकट हुआ। उसके हाथ में शैतान का ब्लेड यामातो था, जिसने कुणाल पर लगातार 2 वार किए
उसे दोनों तरफ से काट डाला, फिर अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाते हुए उसे ऊपर की ओर वार किया। अंत में उसने उसे तेजी से काटा और जमीन पर पटक दिया। यह सब एक पल में हुआ। धमाका। जब कुणाल जमीन पर गिरा तो आखिरी पल में यासुओ का अल्टीमेट स्किल कार्ड फट पड़ा। कुमा का लैंडिंग पॉइंट किसी भारी हथौड़े से मारे गए आईने जैसा था। पूरी मीन पर अनगिनत मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गई थीं। 60% विनाशकारी शक्ति बोनस का मतलब था कि इयान का हमला उसकी सामान्य शक्ति से बहुत दूर था और कुमा का पूरा शरीर गड्ढे में दबा हुआ था। वह वहां चुपचाप गतिहीन पड़ा था। ईशान कुणाल के पास खड़ा हाफ रहा था। यह उसका पहली बार था जब उसने इस अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल किया था। हालांकि चूंकि लास्ट ब्रेथ केवल हवा में ही लक्ष्यों पर हमला कर सकता था, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने का एक आधार था। पहले तो वह कुणाल को अपने गैदरिंग स्टॉर्म से सीधे गिराना चाहता था, लेकिन बाद में उसने इस बारे में सोचा और उसे पक्का यकीन नहीं था कि यह कारगर होगा या नहीं। कुणाल बहुत विशालकाय था और वह भारी कदमों से चलता था। उसके बवंडर की ताकत उसे उड़ा नहीं सकती थी, इसलिए उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा। उसका दूसरा विचार उसे एओरिस अपरकट मूव 100 शिकी ओनियाकी से गिराने का था, लेकिन जब यह नाकाम रहा तो उसने उसके पैरों पर नजदीक से हमला करके उसे उछालने के बारे में सोचा। भले ही उसने कुणाल को सफलतापूर्वक मारा था, लेकिन ईशान बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जब वह उसे अपनी तलवार से मार रहा था तो ईशान ने पाया कि कुमा का शरीर बेहद कठोर था और उसका ब्लेड बोनस के साथ भी उसे उतना प्रभावित नहीं कर रहा था, इसलिए वह केवल उसे मार गिरा सकता था। अंत में कुणाल को कोई गंभीर घाव नहीं हुआ। तो यह सिर्फ उसकी भुजाएं नहीं हैं। कृपया मुझे यह मत बताइए कि वह पूरी तरह से PX0 में परिवर्तित हो गया है। जैसे ही ईशान ने इसके बारे में सोचा, कुणाल ने अचानक अपना ऊपरी शरीर उठाया और बैठ गया। इयान का दिल धक से रह गया, इसलिए उसने अपनी तलवार को फिर से अपने हाथों में कस लिया। लेकिन इस समय कुणाल ने अचानक अपनी धीमी आवाज में कहा, ईशान, तुम बहुत बड़े हो गए हो। यह सुनते ही ईशान जमीन पर गिर पड़ा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, कुणाल अंकल, आपको आज भी मेरी याद आती है। मुझे माफ करना। कुणाल फुसफुसाया, मैं तो बस तुम्हारी ताकत परखना चाहता था। तो तुम्हें मुझे इतनी जोर से पीटने की जरूरत नहीं थी, है ना? ईशान ने अपनी चोटों पर नजर डाली। उसका शरीर काली मिट्टी और खून से सना हुआ था। मैंने तुमसे पूरी ताकत से नहीं लड़ा। कुणाल बोला, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे शरीर में अभी बदलाव हो रहा है, जो अभी आधा ही हुआ है, और मेरी ताकत पर भी असर पड़ा है। ईशान फिर से जोर से मुस्कुराना चाहता था, पर उसका मुंह बार बार फड़क रहा था। जब वो किसी लड़ाई में पूरी ताकत लगा देता है तो कैसा लगता है? क्या ये शिचिबुकाई अत्यंत शक्तिशाली हैं? इयान की आह के बाद कुणाल ने आगे कहा, तुम्हें पता होना चाहिए ईशान, तुम्हें इस हमले के असली निशानों से हटा दिया गया है। गोपाल और सेनगोकू ने तुम्हें निशाने की सूची से हटा दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया। क्यों? ईशान ने हैरानी से पूछा, फिर अपने पीछे पड़े मलबे के ढेर को देखते हुए बोला, वैसे भी तुम्हें मेरा नया घर तोड़ना तो नहीं था ना? मैंने तो अभी अभी 2 दिन पहले ही इसे बनाना खत्म किया है। क्योंकि हमारी अगली बातचीत किसी को सुनाई नहीं देगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे सभी मातहतों को अचेत करने के लिए उर्सस शौक का इस्तेमाल किया। कुणाल ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें श्रद्धांजलि का सोना लूटने के अभियान में शामिल होने से रोकने आया हूं। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हो https://dascord GGFC18PW। कुमार की बातें सुनकर ईशान थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, क्या
आपको इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी है? हाँ, पता है, लेकिन अब मैं तुमसे अपनी असली पहचान नहीं छिपाऊंगा। मैं रिवॉल्यूशनरी आर्मी का एक कैडर हूँ। कुणाल बुदबुदाया, मैं तो बस विश्व सरकार में छिपने के लिए शिचिबुकाई की पहचान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस बार मरीन को इस ऑपरेशन के आयोजक के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है। हालांकि रिवॉल्यूशनरी आर्मी का खुफिया सूत्र मरीन से कुछ अलग है, इसलिए कुछ जानकारी तो है। यह आयोजक कौन है? ईशान ने इधर-उधर देखा और धीमी आवाज में पूछा। हो सकता है ये योंको हो, कार्तिक। कुणाल ने कहा, इन जहाजों का नौकायन मार्ग सही है, डेविल फ्रूट की जानकारी भी सही है, और हाँ, जिन दो डेविल फ्रूट्स के जुआन फल होने का संदेह है, वे डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में नहीं दिखाई दिए हैं। इसलिए संदेह है कि वे पौराणिक जुआन प्रकार के डेविल फ्रूट हो सकते हैं। जब ईशान ने यह सुना तो उसे तुरंत जानवरों के समुद्री डाकू याद आ गए। इसलिए यदि दो शैतान फल वास्तव में जुआन फल हैं, विशेष रूप से जानवर, तो आयोजक वास्तव में योनको कार्तिक हो सकता है। चूंकि पंख हजार्ड का अभी-अभी एक्सीडेंट हुआ था, इस कहानी से 4 साल पहले सीजर ने जहरीली गैस बम को सक्रिय किया था क्योंकि वेगापंक ने उसे टीम से निकाल दिया था। इस समय सीजर और डोफ्लेमिंगो ने सैड एक विशेष रूप से अनोखा पदार्थ है, और यह स्माइल्स यानी कृत्रिम जोन डेविल फ्रूट्स बनाने के लिए आवश्यक कुछ चीजों में से एक है। बनाने और कृत्रिम डेविल फ्रूट बनाने के लिए टीम नहीं बनाई थी। कार्तिक अपनी जानवरों की सेना बनाना चाहता था, इसलिए वह केवल विभिन्न वंशों के जोन डेविल फ्रूट इकट्ठा करने का ही कोई रास्ता खोज पाया। अगर उनमें से कोई एक मिथिकल बीस्ट टाइप का था, तो वे कायदोस के ध्यान के योग्य हैं। ईशान ने असल में अंदाजा लगा लिया था कि इस सब के पीछे कौन होगा। उसने डोफ्लेमिंगो और क्रोकोडाइल के बारे में ज्यादा सोचा। आखिरकार उसका कोडनेम मिस्टर जस्टिस था, जो उसे बारोक वर्क्स की नामकरण प्रणाली की याद दिलाता था, लेकिन उसे अपने अंदाजे पर शक नहीं हुआ, जो पूरी तरह से गलत था। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि जब श्रद्धांजलि का सोना और फल लूटने का समय आएगा, तो यह संभव है कि योंको कार्तिक प्रकट हो जाए? ईशान ने पूछा। अगर ऐसा होता तो नतीजा बहुत बुरा होता। जब इतना शक्तिशाली किरदार सामने आता है तो नतीजे का अंदाजा लगाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। सब जल्दी ही हार मान लेते। हालांकि कुणाल ने सिर हिलाते हुए कहा, कार्तिक का वहां आना नामुमकिन है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर कार्तिक और विश्व सरकार के बीच युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसके अधीन कुछ कैडर आ जाएं। फिर चाहे ऑपरेशन सफल हो या न हो, सभी प्रतिभागियों का अंत अच्छा नहीं हो सकता। ईशान कुमा की बात समझ गया। अब मरीन और विश्व सरकार को भले ही फिलहाल कोई खबर न हो, लेकिन वे हमेशा यही सोचेंगे कि कायदों की गतिविधियों का दायरा हमेशा से नई दुनिया में रहा है। ऐसा कम ही होता है कि उसका कोई कैडर ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से में दिखाई दे। अगर मरीन काफी निर्णायक रहे तो वे इस मौके का फायदा उठाकर कायदों के किसी कैडर को मार गिरा सकते हैं। और अगर मरीन पागल कार्तिक को भड़काना नहीं चाहते तो वे चुपके से उसे श्रद्धांजलि का सोना और शैतानी फल दे सकते हैं। उस समय जब कायदों के आदमियों को कुछ भी न मिले तो वे सभी प्रतिभागियों पर अपना क्रोध उतार सकते हैं। कार्तिक के अधीन लोग पागल और सनकी थे। जब ईशान को जैक द ड्रॉट का रूप याद आया तो उसने कल्पना की कि क्या होगा। तो क्या मुझे हार माननी पड़ेगी? ईशान ने आह भरी। कुणाल ने हैरानी से पूछा, आप इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं? ईशान ने कुणाल को अपनी योजना बताई। वास्तव में जब ईशान ने कुणाल से सुना कि इन शैतान फलों में से एक पौराणिक जुआन प्रकार का हो सकता है, तो वह उसे और भी अधिक चाहता था।
कुरिना को हमेशा से यह बात सताती रही है कि उसकी ताकत कभी भी लड़कों से ज्यादा नहीं होगी, जबकि जुआन फल बिल्कुल वही प्रकार हैं जो मानव शक्ति और शारीरिक फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर यह एक पौराणिक प्रकार होता तो इस वृद्धि का प्रभाव और भी ज्यादा शक्तिशाली होता। इसलिए जब ईशान कुलिना के लिए एक शैतानी फल ढूंढना चाहता था तो उसने सोचा कि जुआन उसके लिए उपयुक्त हो सकती है। शायद एक पौराणिक जुआन प्रकार लोगिया से भी बेहतर होगा। क्या ऐसा है? श्री कोशिरो की बेटी कुणाल ने कुछ देर सोचा और कहा, वास्तव में यदि आप वास्तव में उस शैतान फल को चाहते हैं तो कुछ और है जो आप कर सकते हैं। ईशान ने झिझकते हुए पूछा, मैं और क्या कर सकता हूं? मेरे अनुमान के अनुसार मरीन श्रद्धांजलि स्वर्ण की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुणाल ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वे उन्हें बलपूर्वक दबाए या उनसे बचें, उनके लिए समुद्री डाकुओं को अपना श्रद्धांजलि स्वर्ण चुराने देना असंभव है। इतने सालों से वह स्वर्ण कभी खोया नहीं है। यह विश्व सरकार और दिव्य ड्रैगन से जुड़ी एक समस्या है। एक बार मिसाल बन जाए तो भविष्य में इस स्वर्ण को लूटने की चाहत रखने वाले कई लोग होंगे। ईशान ने सुना और सिर हिलाया। कुणाल ने जो कहा वह बहुत उचित था। तो अंत में 2 शैतान फल सोने के साथ मारिजोआ तक जरूर पहुंचेंगे? ईशान ने जोर से पूछा। कुणाल ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, तो सच में एक मौका है, बशर्ते तुम मारिजुआना में घुस सको। ईशान हैरान होकर बोला, चोरी चोरी मारिजुआना में घुस जाओ? क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? ऐसा मत सोचो कि मारिजुआ इतना महान है। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, फिशर टाइगर, जिसे एडवेंचरर के नाम से जाना जाता है, 11 साल पहले एक बार नंगे हाथों से रेड लाइन पर चढ़कर अकेले मारिजुआ गया था और विश्व कुलीनों से दासों को मुक्त कराने के लिए पवित्र भूमि पर हमला करके वहां एक निषेध स्थापित किया था। उस घटना के बाद सेलेस्टियल ड्रैगन कुछ समय के लिए सतर्क रहे, लेकिन अब समय बीत चुका है और इतने सालों के बाद उनकी सुरक्षा शक्ति कम होनी चाहिए। सामान्य समय में मार्जोरी में कोई अजनबी नहीं होना चाहिए, सभी को दूर से ही पहचाना जा सकता था, लेकिन अब लेवेली विश्व परिषद का समय है। हाँ? ईशान अचानक बोला, दुनिया भर से जो नेता इस मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं, वे अपने साथ गार्ड, स्टाफ और परिवार के सदस्य जरूर लाएंगे। उनमें से हर एक को पहचानना वाकई मुश्किल होगा। यह कहते हुए ईशान ने अचानक कुणाल से कुछ शंकाओं के साथ पूछा, कुणाल अंकल, आपको दुनिया के मौजूदा हालात की काफी जानकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी इस मौके का फायदा उठाकर कुछ करना चाहती हो? कुणाल ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्रांतिकारी सेना के राज हैं। जब तक तुम क्रांतिकारी सेना में शामिल नहीं हो जाते, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ईशान ने एक पल सोचा और कहा, दरअसल क्रांतिकारी सेना में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है। ईशान इस विचार पर विचार कर रहा था। दरअसल उसे पहले से ही एक अस्पष्ट पूर्वाभास था और उसे लग रहा था कि उसे एक समुद्री डाकू शिकारी के रूप में अपना करियर समाप्त कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वह नई दुनिया है जहां 4 सम्राट तैनात हैं। वहां समुद्री डाकू शिकारी मूलतः अपनी मौत की तलाश में हैं, क्योंकि हर यों को एक समुद्री डाकू है। इस पहचान के साथ वह मूलतः एक मानवसदृश आत्महीन ताना मारने वाली मशीन है। वहां मरीन की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी। वे ईशान को प्रभावी सहायता प्रदान करने में असमर्थ हो गए थे और इनामों से पैसा कमाना अब संभव नहीं था। ईशान ने कुछ समय के लिए सबाउडी द्वीपसमूह में रहने, ज्यादा पैसा कमाने और उसे अपनी ताकत बढ़ाने में खर्च करने के बारे में सोचा था। हालांकि लगातार हो रही घटनाओं ने ईशान को एहसास दिलाया कि उसकी योजना उसे तेजी से बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं बनाएगी।
मार्जोरी के पास जाकर डेविल फ्रूट्स चुराने के बारे में ईशान ने सोचा भी नहीं था। उसने सोचा कि वह सिर्फ बदकिस्मत है क्योंकि कायदों के आदमी और सोने के लिए नौसैनिकों की प्रतिबद्धता थी। तो अगर वह इस दुनिया में किसी डेविल फ्रूट की तलाश में खुद पर निर्भर रहता है तो उसे डेविल फ्रूट कब मिलेगा या कितना समय लगेगा, यही पहली समस्या है। और अगर उसे डेविल फ्रूट की नीलामी के लिए किसी का इंतजार करना पड़े तो यह मत कहिए कि उसे वह नहीं मिलेगा। अगर उसके पास ऐसा कोई जरिया था जिससे उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता तो समस्या यह थी कि उसे पाने के लिए उसे कितने पैसे जुटाने होंगे। तो यह ईशान के लिए डेविल फ्रूट पाने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन वह शैतानी फल कैसे पा सकता था? कार्तिक या दिव्य ड्रैगन उसे अपने हाथों से नहीं दे सकते थे। अगर वह उसे पाना चाहता था तो उसे हथियाने के लिए खुद पर ही भरोसा करना पड़ता। इस बार चाचा कुणाल ने उसे एक कारगर उपाय बताया है। तो ईशान को उसे आजमाना ही था। बस इतना है कि उसकी सफलता या असफलता की परवाह किए बिना उसकी पोल हमेशा खुलती रहेगी। उस समय एक समुद्री डाकू शिकारी की पहचान उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी और वह मरीन द्वारा वांछित हो जाएगा। उसे अब और पीछे नहीं हटना चाहिए, अब बदलाव का समय आ गया है। वैसे भी अपनी यात्रा की शुरुआत से ही ईशान ने मरने तक समुद्री डाकू शिकारी के रूप में काम करने की योजना नहीं बनाई थी। अब समय आ गया है कि उसे छोड़ दिया जाए। आखिरकार समुद्री डाकू शिकारी अकेले काम करते हैं, जो थोड़ा कमजोर है। अब इस दुनिया में केवल 3 प्रमुख सेनाएं थीं, मरीन, समुद्री डाकू और क्रांतिकारी सेना। अगर वह सचमुच मार्जोरी में घुसकर शैतानी फल चुराने वाला है तो उसे मरीन में शामिल होने का विकल्प छोड़ देना चाहिए। 2 विकल्प बचे थे, एक नई दुनिया में भागकर योंकों के साथ शामिल हो जाना। उस समय मरीन उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। दूसरा था क्रांतिकारी सेना। वर्षों के कमजोर विकास के बाद क्रांतिकारी सेना की सेना काफी विस्तारित हो गई है और अनुमान है कि वे जल्द ही मरीन का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। उस समय क्रांतिकारी सेना के कैडर कुणाल चाचा भी वहीं पास में थे। उनके ऐसा कहने पर ईशान मान गया। पहले वह आधुनिक समाज से एक स्वतंत्र व्यक्ति था। दुनिया के बारे में अपनी सीमित समझ के साथ उसे धीरे धीरे विश्व सरकार और दिव्य ड्रैगन के शासन का एहसास हुआ। क्या उसे बस आज्ञाकारी रहकर दूसरों का अनुसरण करना चाहिए? जैसे ही कुणाल ने उसकी बातें सुनी, उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल, ईशान ने सिर हिलाया और कहा, वैसे रिवॉल्यूशनरी आर्मी में शामिल होने की क्या शर्तें हैं? जैसे सेंसरशिप और दूसरी चीजें। जरूर होगा। कुमा की आवाज अब भी पहले जैसी धीमी थी, कह रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा परिचयकर्ता बनकर तुम्हें इन परेशानियों से बचा सकती हूँ। ईशान हंसा और बोला, कुणाल अंकल, क्या आपको मुझ पर इतना यकीन है? कुणाल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका परिचयकर्ता चाहे कोई भी हो, आप केवल एक परिधीय भागीदार ही बन सकते हैं। ईशान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। मैं क्रांतिकारी सेना के सहयोगियों से संपर्क करूंगा और उन्हें आपके बारे में संदेश दूंगा। कुणाल ने कहा, पिछली लेवेली में इलूसिया साम्राज्य के राजा ने क्रांतिकारी सेना के नेता ड्रैगन के खतरे पर ध्यान देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस सम्मेलन में ज्यादातर लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मामला बदल गया है। क्रांतिकारी सेना की गतिविधियों के निरंतर विकास के साथ हमारा प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा है। इस विश्व परिषद का विषय क्रांतिकारी सेना के विरुद्ध उपाय करने के बारे में है। ईशान ने सिर हिलाया और कहा,
तो इस बार रिवॉल्यूशनरी आर्मी इस अराजकता का फायदा उठाकर वर्ल्ड काउंसिल में घुसने की योजना बना रही है। हाँ बिल्कुल, कुणाल ने कहा, जो अपराधी श्रद्धांजलि का सोना चुराने वाले हैं वे मरीन का ध्यान आकर्षित करेंगे, जो एक अच्छा मौका है। अगर तुम मारिजोआ में घुसना चाहते हो तो 2 दिन में क्रांतिकारी सेना का एक जहाज एनिस लॉबी जा रहा होगा। तुम्हें वहां दौड़कर इस जहाज से जुड़ना होगा। फिर जहाज एनिस लॉबी से तराई धारा होते हुए इम्पेल डाउन, फिर मरीन फोर्ड और अंत में मारिजोआ जाएगा। क्या यह खतरनाक नहीं है? ईशान ने असमंजस में पूछा, क्या तराई की धारा विश्व सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है? चिंता मत करो। कुणाल जमीन से उठ खड़ा हुआ और फुसफुसाया, क्योंकि वह जहाज वाकई एक भागीदार देश का जहाज है। जहाज पर चढ़ते समय तुम्हें पहरेदार होने का नाटक करना होगा। जैसे ही उसने कहा, कुणाल ने एक छोटी सी डैन मुशी 1 और XD निकाली और इसे ईशान को देते हुए कहा, जब समय आएगा और आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो कोई इस डैन मुशी पर आपसे संपर्क करेगा। जब कुणाल की बात खत्म हुई और वह जाने ही वाला था, तभी ईशान ने उसके हाथों और शरीर से तेज आवाज सुनी। कुणाल अंकल, आप ठीक तो हैं? ईशान ने उलझन में पूछा। मेरे अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उन्हें ठीक करने की जरूरत है, कुणाल ने जवाब दिया। अगर तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो तो अपनी रक्षा भी तो कर सकते हो। ईशान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह कुमा का मतलब समझ गया। शायद इसीलिए कुणाल ने सुझाव दिया था कि उसे पवित्र भूमि में चुपके से घुस जाना चाहिए। मार्जोरी रिवॉल्यूशनरी आर्मी के कवर के साथ, जब तक उसका सामना किसी एडमिरल से नहीं होता, उसे अपने नए ऑपरेशन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। कुणाल के जाते ही ईशान ने मुड़कर पीछे पड़े मलबे के ढेर को देखा। उसने अनुमान लगाया कि हॉकिंग और उसका बाकी परिवार ठीक होगा। ज्यादा से ज्यादा वे बस बेहोश हो गए थे और उन्हें हल्की चोटें आई थीं। इसलिए कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद वह उठा और सीधा चला गया। उनके जागने का इंतजार न करने का मकसद उनकी रक्षा करना था। उन्हें यह सोचने देना कि वह कुणाल से युद्ध में हार गया है और फिर बिना अलविदा कहे चला जाना। इस तरह उन पर किसी का कोई असर नहीं होगा। ईशान मैंग्रोव नंबर 13 के पास गया और राजीव और शकी को अलविदा कहा। वास्तव में राजीव और शकी दोनों एकांत में रह रहे थे, इसलिए ईशान ने उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताया, इसलिए वे उसके बारे में चिंता नहीं करते। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह जल्द ही सबाउडी द्वीपसमूह छोड़ सकता है। दोनों ने उसे गौर से देखा। उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा कि जब मौका मिले तो आकर उनसे मिल लेना। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद ईशान सबाउडी द्वीपसमूह के शिपिंग क्षेत्र 50 से 59 तक मैंग्रोव गया, जो शिपयार्ड और कोटिंग कारीगरों का जमावड़ा स्थल था। वहां ईशान को जुडिशियल द्वीप के पास एक द्वीप पर जाने वाला एक व्यापारी जहाज मिला और वह एक यात्री के रूप में उसमें सवार हो गया। एनिस लॉबी को न्यायिक द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल उस द्वीप से होकर एक समुद्री रेलगाड़ी गुजरती थी। अगर ईशान पास के समुद्री इलाके में पहुंचकर समुद्री रेलगाड़ी का रास्ता ढूंढ लेता तो वह न्यायिक द्वीप की दिशा जान सकता था। जब ईशान व्यापारी जहाज पर चढ़ गया तो कुणाल भी मरीन मुख्यालय लौट आया। गोपाल और सेनगोकू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुणाल कुछ चोटों के साथ वापस आया, इसलिए उन्होंने जल्दी से उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। मुझे समुद्री डाकू शिकारी ईशान ने घायल कर दिया। कुणाल यह वाक्य कहते हुए चला गया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल होकर भाग निकला। इस बार गोपाल और सेनगोकू थोड़े उलझन में थे। उन्हें लगा कि ईशान का कुणाल से कोई रिश्ता है। अगर ऐसा है तो वो ईशान से लड़ेगा ही क्यों? और वो तो घायल होकर लौटा था।
कुणाल ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं था और अपने शरीर की मरम्मत के लिए चला गया। उसने ईशान के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए इस तरह की एक घटना का सहारा लिया। इसे ईशान के लिए एक प्रकार की सुरक्षा माना जा सकता है। समय तेजी से बीतता गया। 2 दिन बाद सूर्यास्त के समय एनीस लॉबी के बाहर समुद्र पर एक आकृति दौड़ रही थी। यह आकृति जाहिर है ईशान ही थी। ऐसा नहीं है कि उसे पानी पर दौड़ने में महारत हासिल है, वह तो बस उस समय पानी में डूबी हुई रेल की पटरी पर पैर रख रहा था, इसलिए वह इस तरह समुद्र के पानी पर चल पा रहा था। इस बार ईशान जल्दी में था, मुख्यतः उस व्यापारी जहाज की वजह से जो उसने लिया था। एनी लॉबी से दूरी बढ़ती जा रही थी और काफी देर बाद ईशान को दूर से सिर्फ समुद्री रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दे रही थी। तभी वह जहाज से कूद गया और तैरकर पटरी वाले स्थान पर पहुंच गया। इस समय रेले की तैराकी और शारीरिक व्यायाम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रास्ता ढूंढने के बाद ईशान ने सही दिशा ढूंढी और रास्ते पर दौड़ पड़ा। अंततः ईशान नियत समय पर एनीस लॉबी के तट पर पहुंचने के लिए दौड़ा। वह थका हुआ और भूखा था, पर हिम्मत नहीं हार रहा था। द्वीप की रूपरेखा देखने के बाद वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि कुणाल ने उसे एक छोटा सा डेन मुशी दिया था और ईशान को उसकी सटीक दूरी का पता नहीं था, इसलिए वह बस उतना ही पास जा सका जितना हो सके। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था और ईशान बस एनफील्ड खोलकर अपने पैरों के नीचे रेलिंग का एहसास कर रहा था, बिना नीचे देखे तेजी से दौड़ने के लिए। इसी समय उसकी टोपी में छिपी छोटी डेन मुशी अचानक बज उठी। ईशान रुक गया, एक हाथ में छोटा सा डेन मुशी पकड़ा और दूसरे हाथ से माइक्रोफोन उठा लिया। साथी, क्या तुम यहाँ हो? डेन मुशी ने जानबूझकर धीमी आवाज में पूछा। हाँ। यह पहली बार था जब ईशान ने क्रांतिकारी सेना के किसी व्यक्ति से बात की थी, इसलिए उसने सावधानी से अपनी आवाज धीमी की और कहा, मैं अब समुद्री ट्रेन की पटरी पर हूँ, एनीस लॉबी से लगभग 10 किलोमीटर दूर। हमारा जहाज एनीस लॉबी के बाहर पहुंच गया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, यह रात यहीं रुकेगा। समुद्री फ्रिगेट की वजह से आपको जहाज पर चढ़ने के लिए देर रात तक इंतजार करना होगा। फिर हम जहाज के किनारे एक लैंप लगा देंगे जो एक निशानी होगी। समझ गया? ईशान ने जवाब दिया। इन कॉल्स में कोई बकवास नहीं हुई। इयान के जवाब के बाद कॉल खत्म हो गई। ईशान आगे दौड़ता रहा जब तक कि वह उस जगह नहीं पहुंच गया जहां द्वीप के बाहर बेड़े का धुंधला सा दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर वह रुक गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। रात में समुद्र बहुत शांत और रमणीय था। ट्रेन की पटरी पर एक ऐसा उपकरण लगा था जो पानी के नीचे एक ध्वनि उत्पन्न करता है जिससे समुद्री राजा भाग जाते हैं। इसलिए ईशान पटरी पर ही रहा, कुछ नहीं किया। जैसे ही रात हुई, ईशान अंधेरे में अकेला बैठा था और अचानक एक जहाज पर एक छोटी सी धुंधली रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी बहुत मंद थी। अनुमान है कि वे मरीन फ्रिगेट के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। रोशनी देखकर ईशान चुपचाप पानी में कूद गया और जहाज की ओर तैरने लगा। रात उसके लिए सबसे अच्छा आश्रय थी और बिना किसी को परेशान किए ईशान जहाज के उस तरफ तैर गया। यह एक बहुत बड़ा जहाज था। कुणाल के अनुसार ईशान जानता था कि यह किसी देश का शाही जहाज है, इसलिए यह इतना विशाल और आलीशान होना चाहिए। एक रस्सी की सीढ़ी बहुत देर से एक तरफ पड़ी थी। उसे ढूंढकर वह जहाज पर चढ़ने के लिए रस्सी की सीढ़ी पर चढ़ गया। ऊपर एक काला लबादा पहने आदमी उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने ईशान को ऊपर आते देखा तो उसने इधर उधर देखा। यह देखने के बाद कि किसी ने उसे देखा तो नहीं,
उसने ईशान को अपने पीछे आने का इशारा किया। यह आदमी उसे सावधानी से केबिन में ले गया। इस समय केबिन में सन्नाटा था। ईशान उसके पीछे पीछे नीचे तक गया, लगभग जहाज के नीचे तक। फिर वह उसे एक कमरे में ले गया। दरवाजा बंद करते हुए उस आदमी ने सबसे पहले ईशान को एक साफ तौलिया दिया। इस समय इयान का पूरा शरीर और कपड़े भीग चुके थे। उसे लेने के बाद उसने अपनी जैकेट और पतलून उतारकर खुद को पोंछा। काले लबादे वाले आदमी ने उसे साफ कपड़े दिए और फिर अपना हुड उतार दिया। उस समय ईशान बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि केप वाला आदमी एक सुंदर लड़की है। उसके लंबे सुनहरे बाल थे, 2 कनपटियां थीं और उसके लबादे के नीचे एक चांदी का कवच था जिससे वह बहुत वीर दिखती थी। खैर, ऐसी लड़की के सामने तो ईशान ने अपने बदन से समुद्र का पानी पोंछ ही लिया। कितना अजीब पल था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसने जल्दी से खुद को ढक लिया, कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़की हो। कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें पहले अपनी पहचान नहीं बताई। लड़की खिलखिलाकर मुस्कुराई, काले दस्तानों वाला हाथ आगे बढ़ाया और ईशान से बोली, मैं नाना हूँ, तुम्हारा कनेक्टर। ईशान ने हाथ बढ़ाया, उससे हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं ईशान हूँ। पहले ये कपड़े पहन लो। यही वो नई पहचान है जो तुम निभाने वाली हो। नाना ने जवाब दिया, यह साउथ ब्लू से रोज कंट्री का जहाज है और यह वर्ल्ड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहा है। हम जहाज पर मौजूद गार्ड्स से मिलेंगे। ईशान ने अपने कपड़े पहनते हुए पूछा, क्या यह संदेह पैदा नहीं करेगा जब जहाज पर अचानक अधिक लोग आ जाएंगे? ठीक है, नाना ने जवाब दिया, दरअसल इस बड़े जहाज में इतने सारे लोग हैं कि कप्तान, नाविक, पहरेदार, शाही परिवार का बटलर, नौकर वगैरह सब यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ का स्टाफ बहुत अव्यवस्थित है। ओह, यह तो बढ़िया है। यह सुनकर ईशान को राहत मिली। नाना ने ईशान के कपड़े पहनने का इंतजार किया और फिर अपने कपड़े व्यवस्थित करने के लिए आगे बढ़े, फिर सिर हिलाया और प्रशंसा की, बहुत अच्छा, लेकिन आपका हथियार थोड़ा असंगत है, आपको इसे बदलना होगा। ईशान ने अपने कपड़ों पर नजर डाली और पाया कि वे पश्चिमी शैली के कवच थे। नाना की आज्ञा मानकर ईशान ने अपनी तलवार की जगह 2 तरफा नाइट तलवार पहन ली। जहां तक शैतानी ब्लेड यामातो की बात है, उसने चुपचाप उसे उतार दिया, जिससे वह गायब हो गया। जहाज पर रिवॉल्यूशनरी आर्मी के 2 और साथी भी हैं। मैं कल आप दोनों का परिचय कराऊंगा। नाना मुस्कुराई। दरअसल मैं बहुत उत्सुक हूं। हमें मार्जोरी में प्रवेश करने और सम्मेलन की जानकारी सुनने का आदेश दिया गया था, लेकिन अचानक हमें एक और आदेश मिला जिसमें कहा गया था कि मिशन बदल गया है और हमें मारिजोआ में प्रवेश करने में आपकी सहायता करने के लिए कहा गया है। क्या यह अस्थायी रूप से बदला गया है? इयान का दिल पसीज गया, यह जानते हुए कि यह अंकल कुमा का आखिरी आदमी हो सकता है। इसलिए ईशान बोला, दरअसल मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे तो बस रिवॉल्यूशनरी आर्मी में शामिल होने की सिफारिश मिली है। क्रांतिकारी सेना के सहयोगियों की पहचान आमतौर पर सतही होती है। नाना ने कहा, हम आमतौर पर सीधे कैडरों के अधीनस्थ नेताओं से ही आदेश लेते हैं, इसलिए हम आपके काम के बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे। हम बस आपकी मदद करेंगे। यह सुनकर ईशान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि नाना को लगा कि वह किसी आधिकारिक मिशन पर है, लेकिन वास्तव में ईशान जानता था कि वह वहां सिर्फ एक निजी मामले के लिए था। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो बस मुझे कुछ सहयोग देना। अच्छा, मैं समझ गया। नाना बोले, तो फिर मुझे तुम्हें आराम करने देना चाहिए।
उसके बाद वह कमरे से बाहर चली गई और फिर ईशान कमरे में अकेला रह गया और सोचने लगा। इस अवसर पर क्रांतिकारी सेना के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ गया। चाचा कुणाल ने अपनी कैडर पहचान का इस्तेमाल करके उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया होगा। इसलिए अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि मारजोरी में घुसने का अगला अभियान सफल हो। अगली सुबह नाना ईशान को ढूंढने आईं। उनके हाथों में काले गुलाब के डिजाइन वाली एक सफेद टोपी थी। उनके पीछे 2 लोग थे। एक छोटी कद की लड़की थी जो बहुत जवान लग रही थी। दूसरा लंबी दाढ़ी वाला एक सुंदर और परिपक्व पुरुष था। नाना ने सबसे पहले ईशान से अपनी टोपी की जगह यह सफेद टोपी पहनने को कहा और कहा, यह पहरेदारों का प्रतीक है। इस जहाज पर तुम्हें यह टोपी पहननी होगी। ईशान ने सिर हिलाया, उसे अपने सिर पर रखा और अपनी भालूकान वाली टोपी को अपनी जेब में रख लिया। इस समय उसने ईशान को उन 2 लोगों से मिलवाया जिन्हें वह साथ लाई थी और फिर उसने छोटी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वॉलनट है। उसके सामने खड़ी वॉलनट नाम की यह लड़की इयान की कमर तक भी नहीं पहुंच रही थी। हालांकि उसने एक छोटा सा कवच पहना हुआ था, लेकिन उसकी टोपी पर कोई काला गुलाब नहीं था। ईशान ने उसके 2 सफेद थैलों से ढके काले बालों और उसकी काली आंखों को देखा। उसे देखते हुए वह चुनली के बारे में सोचता रहा। उसका चेहरा बहुत प्यारा था, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। ईशान को बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह नीचे बैठ गया और मुस्कुराते हुए वॉलनट का अभिवादन किया, नमस्ते छोटी सुंदरी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी लोली वॉलनट गुस्से से भरी हुई थी और उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। उसने कहा, वाह, क्या छोटी सी सुंदरी, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बड़ी हो। नाना थोड़ा मुस्कुराए और शर्मिंदा ईशान से बोले, उसकी परवाह मत करो ईशान। वॉलनट देखने में छोटी लगती है पर 23 साल की है। इयान की आंखें बाहर आने को थीं। अरे, मैं इसका अंदाजा कैसे लगा सकता हूं? माफ करना, मेरी गलती। उसने माफी मांगी, लेकिन वॉलनट ने नाक सिकोड़कर उसे नजरअंदाज कर दिया। नाना ने लंबी दाढ़ी वाले एक पूर्ण विकसित व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह यार्डी है। ईशान ने हाथ बढ़ाकर कहा, नमस्ते अंकल। उसने सोचा था कि इस बार गलती नहीं होगी। हालांकि चाचा यार्डी ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होकर कहा, हो भाई ईशान, मैं केवल 17 साल का हूं। उन्हें ईशान तो बहुत कंफ्यूज हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या इन दोनों ने शरीरों की अदलाबदली की? ईशान ने नाना को उदास नजरों से देखा और वो अपना मुंह ढंककर मुस्कुरा रही थीं, जिससे ईशान को तुरंत समझ आ गया। वो जानबूझकर उसे ये गलतियां करते देखने का इंतजार कर रही थीं। कल वह बहुत गंभीर दिख रही थी और अब अप्रत्याशित रूप से वह दुष्ट निकली। ठीक है, बस, नाना ने दृढ़ता से कहा, मैं उन्हें सिर्फ तुम दोनों से मिलवाने के लिए यहां लाई हूं। इस जहाज पर वे मेरे अधीनस्थ हैं। अब तुम भी हो, इसलिए तुम हमारे पीछे आओगे और जो भी कहा जाएगा वही करोगे। अपनी पहचान किसी को मत बताना, ठीक है? ईशान ने सिर हिलाया और पूछा, हम मारिजोआ कब पहुंचेंगे? हम 4 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। नाना ने जवाब दिया, हमें अभी नई जानकारी मिली है। मरीन ने आखिरकार कुछ जवानों को उन अपराधियों से लड़ने के लिए भेज दिया है जो श्रद्धांजलि का सोना लूटना चाहते हैं। ओह! ईशान ने पूछा, उन्होंने किसे भेजा? यह एडमिरल अकैनू है, जिसके पास 4 युद्धपोत हैं। नाना ने कहा, इस बीच सोना भी गुप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुमान है कि जब हम मरीन फोर्ड पहुंचेंगे तो लड़ाई छिड़ जाएगी।
मुझे नहीं पता कि लड़ाई कितनी देर तक चलेगी, लेकिन यह मरीन का ध्यान जरूर खींचेगी। और उस समय हम मारिजोआ पर होंगे। ईशान ने सिर हिलाया। सचमुच कुणाल का अनुमान बिल्कुल सही था। विश्व सरकार और मरीन उन लोगों के समूह पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो श्रद्धांजलि के सोने को लूटने की योजना बना रहे थे। ईशान को उम्मीद नहीं थी कि विश्व सरकार और मरीन न केवल चोरी से बचने के लिए सामान गुप्त रूप से स्थानांतरित करने का विकल्प चुनेंगे, बल्कि उन्होंने बाहर जाकर अकैनो को भेजा, जिसका मतलब था कि उन्होंने उन्हें कुचलने का फैसला किया। दरअसल विश्व परिषद के दौरान पर्याप्त जनशक्ति न होने पर भी दुनिया के तमाम नेताओं के सामने विश्व सरकार और मरीन शायद कोई रक्षात्मक रणनीति नहीं अपनाते। वे शायद नहीं चाहते कि इन देशों के नेता उन्हें नीची नजर से देखें, इसलिए उन्होंने इतना कड़ा रुख अपनाया। खैर, उस मामले में इसका मतलब है कि मारिजोआ में एक कम भयंकर एडमिरल है। जब तुम मारिजोआ में पहुंच जाओ तो तुम हमें छोड़ सकते हो, नाना ने कहा। फिर हम अपने अपने काम निपटाएंगे। जरूरत पड़ने पर तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, मैं समझ गया। ईशान ने सिर हिलाया। और जब तुम जाने वाले होगे तो वॉलनट तुम्हारी मदद करेगा, नाना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कम मत समझना, वह एक शैतान फल उपयोग करता है। अरे सच में? ईशान ने अपना सिर नीचे किया और उसके डबल बन पर पड़े 2 सफेद बैग्स को देखा। उसे बस वे अजीब लगे और वह उन्हें छूना चाहता था। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं होता? वॉलनट ने जैसे ही इयान की आंखें देखीं, वह समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। फिर उसने गुस्से से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ईशान को छू लिया। एक क्षण के लिए ईशान को एक अजीब शक्ति ने घेर लिया, लेकिन उसे इसका प्रभाव महसूस नहीं हुआ और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और पूछा, आपने मेरे साथ क्या किया है? जैसे ही उसने यह पूछा, उसे कुछ अजीब लगा। वह बोले गए शब्द नहीं सुन सका। इतना ही नहीं, उसके आसपास की सारी आवाजें, शोरगुल और आवाजें भी गायब हो गईं। ईशान ने नाना को मुस्कुराते हुए देखा, फिर मुंह खोला मानो उससे बात कर रही हो, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तुम क्या कह रहे हो? ईशान चिंतित था। आखिरकार वॉलनट ने अपना हाथ उठाया और उंगली से थपथपाने जैसा इशारा किया। इस हरकत के तुरंत बाद ईशान को एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वह फिर से आवाजें सुन पाया। अब तुम्हें पता चला कि अखरोट की ताकत क्या है? अखरोट ने गर्व से ईशान की ओर देखा। यह है मूंगफल की शक्ति। आखिरकार ईशान को समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और वह खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। हाँ? नाना मुस्कुराई और सिर हिलाया। वालनट को ये शक्ति मिले ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर ये अच्छी तरह काम करती है ना? यान के अनुसार साइलेंट फ्रूट को मूल रूप से डोफ्लेमिंगो के भाई कोराजोन के साथ दिखाया गया था। यह उपनाम कोराजोन वास्तव में डोनक्विजोटे परिवार में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। यह सिर्फ एक कोड नाम है और उसका असली नाम रोसिनांटे था। लेकिन सोचने के बाद ईशान ने सारी बातें जोड़ दी। शांत शांत फल रोसिनांटे ने खा लिया था। हालांकि जब डोफ्लेमिंगो ने अपने छोटे भाई रोसिनांटे को मार डाला था, तो उसकी मौत के साथ उसका फल फिर से प्रचलन में आ गया है, और फिर यह दुनिया में बेतरतीब ढंग से प्रकट होगा। फिर अखरोट को जो मिल सकता है वह पुनर्जीवित शांत शांत फल होगा। बस ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब आप कोई कार्रवाई करने जाएंगे तो वॉलनट आपके लिए एक शांत बल क्षेत्र बनाएगी। जब तक वह सचेत रहेगी, यह शांत क्षेत्र हमेशा मौजूद रहेगा। नाना ने कहा, आपकी सारी आवाजें मिटा देने से आपकी कार्रवाई और भी सुविधाजनक हो जाएगी। इससे उसे बहुत मदद मिल सकती है।
ईशान उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या यह मौन बल क्षेत्र वैकल्पिक है? उदाहरण के लिए, मेरी आवाजें बंद कर दो, लेकिन मुझे आसपास की दूसरी आवाजें सुनने दो। हाँ, बिल्कुल। वॉलनट ने अपना छोटा सा सिर उठाते हुए गर्व से कहा। इस पल ईशान को और भी राहत मिली। उसने नाना और यार्डी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम दोनों भी डेविल फ्रूट इस्तेमाल करते हो? नाना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हम नहीं हैं। वॉलनट ने नाना से कहा, नाना रोज गार्ड्स की दूसरी टीम की कैप्टन हैं। उनकी तलवारबाजी बहुत जबरदस्त है। और यार्डी एक विशालकाय बैल है। उसमें बहुत ताकत है। मैं समझ गया। चूंकि नाना गार्ड्स के कैप्टन थे, इसलिए ईशान इस जहाज पर आराम से रह सकता था। सभी को एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित कराने के बाद ईशान, वॉलनट और यार्डी नाना के पीछे पीछे चले और नियमित गश्त के लिए एक साथ डेक पर चले गए। डेक तक पहुंचने के रास्ते में किसी ने भी ईशान पर ध्यान नहीं